Okay, very good afternoon student. Hope you all safe in this pandemic situation. तो जैसे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ कि हम लोग का कॉलेज अभी बंद हुआ है, बट हम लोग अपना एजुकेशन को बंद नहीं करेंगे. ड्यूरिंग दिस वीडियो लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट हाउ द इम्पैक्ट टेस्ट मशीन, जो अभी तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो मशीन है, ये मशीन जो देख पा रहे हो, इम्पैक्ट टेस्ट मशीन में कैसे काम होता है और किस लिए ये मशीन जरूरत पड़ता है और इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है, वो सारा चीज आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग बताएंगे. ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो मशीन है, ये मशीन का नाम है इम्पैक्ट टेस्ट मशीन. ये इम्पैक्ट टेस्ट मशीन में दो तरीके का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं. टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट हो सकता है, इम्पैक्ट नाम है टेस्ट का इम्पैक्ट टेस्ट, बट दो प्रोसेस में कर सकते हैं. एक है आइजॉट इम्पैक्ट टेस्टिंग प्रोसेस और एक है चारपी इम्पैक्ट टेस्टिंग प्रोसेस. तो आप लोग देख पा रहे हो, आप थोड़ा कैमरा के सामने लाइए. ये जो देखिए, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आप लोग देख सकते हो कि एक हाफ सर्कुलर डिवीजन है. हाफ सर्कुलर डिवीजन है और इस हाफ सर्कुलर डिवीजन का अप साइड एंड बॉटम साइड दोनों साइड में मेजरमेंट के लिए वैल्यूज दिया गया है. तो नीचे वाला जो वैल्यूज है वो देखिए 300 to 0 और ऊपर वाला जो वैल्यूज है वो आप लोग देखिए 168 to 0 तक दिया गया है. ये वाला जो वैल्यूज है 300 to 0, ये जो वैल्यूज है ये हम लोग बेसिकली चारपी के लिए यूज करते हैं. और ये वाला जो वैल्यूज है ये बेसिकली हम लोग आइजॉट के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग का जो आइजॉट टेस्ट है, ये आइजॉट इज अ साइंटिस्ट who innovate this machine, and उनका प्रोसेस में हम लोग कोई भी मेटल का इम्पैक्ट लोड क्या हो सकता है वो चीज हम लोग देख सकते हैं. और जो चारपी है ही इज ऑल्सो साइंटिस्ट और उनका भी प्रोसेस में हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मशीन काम करता है. और यहाँ पे बेसिकली काम होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मशीन में यहाँ पे हैमर है. ये जो मेरा है, ये मेरा स्ट्राइकिंग हैमर, इसको हम लोग स्ट्राइकिंग हैमर बोलते हैं. और इस स्ट्राइकिंग हैमर के अंदर, इस स्ट्राइकिंग हैमर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक स्ट्राइकिंग टूल है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ये मेरा एक स्ट्राइकिंग टूल है. जो स्ट्राइकिंग टूल जब हैमर नीचे की तरफ जाएगा तो ये स्ट्राइकिंग टूल जाके वर्कपीस में स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से जो कितना अमाउंट ऑफ इंपैक्ट एनर्जी है वो इंपैक्ट एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा. और कितना अमाउंट ऑफ इंपैक्ट एनर्जी है वो मेरा जो डायल है यहाँ पे, वो डायल में शो कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा स्ट्राइकिंग हैमर है. और यहाँ पे ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा है लीवर. ये लीवर का काम क्या है? ये लीवर का काम है कि ये जो मेरा हैमर जब मूवमेंट करेगा, हैमर मूवमेंट के बाद, क्योंकि ये बहुत ही भारी है, बहुत ही हेवी वेट है, तो हैमर जब हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे, अप पॉइंट से जब हम लोग रिलीज करेंगे, तो ये हैमर बहुत ही स्पीड से, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ पेंडुलम के जैसा मूवमेंट करेगा. राइट, तो इसका स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये लीवर को यूज करते हैं. ये लीवर को अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो ये हैमर का जो स्पीड है वो स्पीड रिड्यूस करेगा. तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे, फ्री मूवमेंट ऑफ हैमर. इस मशीन का कैलिब्रेशन देखने के लिए, ये मशीन एरर फ्री मशीन है कि नहीं वो जज करने के लिए हम लोग को कोई भी एक्सपेरिमेंट के पहले, इस मशीन में कोई भी एक्सपेरिमेंट के पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो मशीन है, ये हैमर है, ये हैमर जब मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट के साथ साथ ये जो इंडिकेटर है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर 300 से 0 तक होना चाहिए. तो ये जो चारपी टेस्ट हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, तो जब हैमर का मूवमेंट होगा, फुल मूवमेंट होगा, फुल स्विंग होगा हैमर, तो उस टाइम ये इंडिकेटर का मूवमेंट 300 से लेकर 0 तक होना चाहिए. ओके, 300 से लेकर 0 तक होना चाहिए. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और इसका मूवमेंट के साथ साथ इसका जो ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर 300 से 0 तक जा रहा है. अभी सबके मन में सवाल आ सकता है कि सर, जो हम लोग कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग हमेशा 0 से मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों? क्योंकि हम लोग का जो भी मेजरमेंट होगा वो 300 से कितना अमाउंट ऑफ इधर जाएगा, तो ये इनवर्स मेजरमेंट हो रहा है. देखो, जब यहाँ से मेजरमेंट इस साइड से नहीं हो रहा है, 0 से मेजरमेंट नहीं हो रहा है, जो मेजरमेंट हो रहा है 300 की तरफ से मेजरमेंट हो रहा है. ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग हैमर को
नीचे पोजीशन से जब हम लोग ऊपर, ये इसका पिक पॉइंट है, चार्पी टेस्ट के लिए इसका पिक पॉइंट इस पोजीशन में, ये पोजीशन में जब हैमर को रखते हैं तो ऑब्वियसली बेस से लेकर इस पोजीशन तक हैमर का एक हाइट जनरेट होता है, हैमर एक सर्टेन हाइट में आता है, तो जिसकी वजह से इस हैमर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मतलब मास ऑफ द हैमर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड हाइट। तो यहां से इस बेस से ये हैमर को हाइट में जनरेट करने की वजह से और इसका जो मास, हेवी वेट मास की वजह से इसके अंदर, इस हैमर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, जिसको हम लोग mgh से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग रिलीज करेंगे, जब स्टार्ट पॉइंट से इसको रिलीज करेंगे, इसका मतलब है इसके अंदर सर्टेन अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करते करते जाएगा। एनर्जी रिलीज करना मतलब ऑलरेडी अभी वो 300 एनर्जी है, 300 कितना, 300 इक्वल्स टू चार्पी 1 डिवीजन इक्वल्स टू 2 जूल, मतलब 0 2 4 6 8 10, तो टोटल 300 जूल इसके अंदर है। ये मशीन का डिजाइन है कि इसमें मैक्सिमम 300 जूल तक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो सकता है। तो अभी हैमर के अंदर टोटल 300 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो वो रिलीज, जो एनर्जी इसके अंदर था पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलीज करते करते वो आगे की तरफ पेंडुलम स्विंग होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ये डायरेक्ट 0 पे पहुंच जाएगा तो हम लोगों को समझना होगा कि दिस मशीन इज वेरी एक्यूरेट एंड दिस मशीन इज वेरी एरर फ्री मशीन। ओके, सो नाउ आई विल शो यू हाउ वी कैन चेक द एरर फ्री मशीन। ओके, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ का जो लीवर है, इस लीवर को रिलीज कर रहे हैं। लीवर जब भी रिलीज हो जाएगा उसी टाइम हैमर का डाउनफॉल मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग का जो हरिदास सर है वो रिलीज करने जा रहा है ये लीवर को। देखिए ये हैमर का मूवमेंट हुआ। अब देखिए हैमर का पोजीशन यहाँ पे था, मतलब 300 जूल पे था। जब हैमर का फ्री मूवमेंट हुआ, बीच में कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कहीं पे कोई वर्कपीस में स्ट्राइक नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं जो डिजिटल जो मीटर है वो जो मैनुअल मीटर है, वो मैनुअल मीटर में ये इंडिकेटर अभी फुल्ली 0 पे बिलोंग कर रहा है। देखिए फुल्ली 0 पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये मशीन मेरा फुल्ली एक्यूरेट एंड एरर फ्री है। ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग चार्पी टेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग 3 टाइप का मेटल यहाँ पे लेंगे। एक फर्स्ट मेटल है मेरा माइल्ड स्टील का, सेकंड मेटल होगा मेरा ब्रश का, एंड थर्ड मेटल होगा मेरा एल्यूमिनियम का। और कोई भी मशीन कोई भी मेटल को किस तरीके से, वर्कपीस को किस तरीके से मशीन में सेट करते हैं, वो हम लोग का हरिदास सर दिखाएंगे कि किस तरीके से वो चीज वर्कपीस को मशीन में सेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि ये मशीन हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में यूज क्यों किया जाता है। बेसिकली इम्पैक्ट मतलब क्या है, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। कोई भी बॉडी का, कोई इंजीनियरिंग मेटल का एक प्रॉपर्टीज है इम्पैक्ट। इसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी मान के चले, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट प्रिपेयर होने के बाद उस प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना एनर्जी तक इम्पैक्ट सह पाएगा, वो जजमेंट करने के लिए, वो जज करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री में इस तरीके का इम्पैक्ट टेस्टिंग किया जाता है। कोई इंडस्ट्री इम्पैक्ट टेस्ट आइजोट टेस्ट करता है, कोई इंडस्ट्री चार्पी टेस्ट करता है। तो हम लोग आज का वीडियो में आइजोट टेस्ट सिर्फ दिखाएंगे और 3 टाइप का मेटल के ऊपर 3 टाइप का मेटल के ऊपर चार्पी टेस्ट दिखाएंगे। और चार्पी टेस्ट में 3 टाइप का मेटल के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रहा है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या क्या हो रहा है, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हैमर का जो पेंडुलम स्विंग है उसको हम लोग कैसे रोकेंगे। देखिए ये लीवर मैंने क्लॉकवाइज किया, फिर क्लॉकवाइज किया, फिर थोड़ा रिलीज किया, फिर ब्लॉक किए। देखिए हैमर का जो मूवमेंट है वो फुल्ली स्लो हो गया है, मतलब हैमर का मूवमेंट, जो भी हैमर के अंदर एनर्जी था वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता 300 जूल से फुल्ली 0 पे आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि वर्कपीस क्या क्या वर्कपीस है, वर्कपीस का डायमेंशन क्या क्या लिए है हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और वर्कपीस को हम लोग मशीन में किस तरीके से सेट करते हैं। ओके, तो जिस तरह से राजेश सर बताए उसके बाद हम लोग मेजर कर लेते हैं वर्कपीस का वर्नियर कैलिपर से। इसका फुल लेंथ हम लोग सबसे पहले मेजर कर रहे हैं। तो इसका फुल लेंथ है 50.55, एक्चुअल 55 है।
55 mm। ये हम लोग अभी मेजर किए, वो MS है, माइल्ड स्टील। उसके बाद ब्रास को भी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं फुल लेंथ में। ये भी 55 mm है। ओके, उसके बाद एल्युमिनियम को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ये भी हम लोगों का 55 mm है। उसके बाद नॉच से हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि नॉच से ये कितना है। एक मिनट सर, नॉच से 26 mm, नॉच से 26 mm। दोनों पे रुकिए थोड़ा सा। इसका विड्थ हम लोग चेक कर ले रहे हैं। टेन mm है विड्थ इसका, 10 mm। स्क्वायर शेप में है। सबको चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी MS चेक किए, अभी ब्रास का हम लोग चेक कर रहे हैं। ये भी ये 9.5 mm है। 9.5 mm। एल्युमिनियम का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये भी 9.5 mm है। इसके बाद हम लोग मशीन में फिट करते हैं। तो अभी हम लोग वर्कपीस को पहले होल्ड करने के पहले, वर्कपीस को पहले लॉक करने के पहले हम लोग हैमर को पहले लॉक करेंगे। तो हैमर को पहले लॉक करने के लिए देखा हरिदास सर हैमर को लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे जो लीवर है उस लीवर को पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेशर आउट किए, और प्रेशर जब भी हम लोग दिए तो लीवर दब गया, और उसके वजह से जो मेरा हैमर है वो हैमर अपना ओरिजिनल जो टॉप पोजीशन है उस टॉप पोजीशन में लॉक हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग हरिदास सर दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क पीस को हम लोग मशीन के अंदर स्ट्रेट करवाएंगे, मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। अभी नीचे हम लोग काम करेंगे, इसलिए सेफ्टी के लिए हम लोग लगा लेते हैं। तो ये मेरा सेफ्टी के लिए लगा दिया जाएगा, क्योंकि अगर इनकेस कभी लीवर अगर लूज हो जाता है, इनकेस ये कभी होता नहीं है, बट प्रॉपर सेफ्टी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोग को सेफ्टी मेजर करना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट इज अ वेरी हैवी वेट मटेरियल, हेवी वेट मेटल। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी अगर आ जाता है सामने, अगर स्ट्राइक हो जाता है ह्यूमन बॉडी के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। तो हम लोग को सेफ्टी के लिए ये जो हम लोग का लॉकिंग सिस्टम है, आप लोग देख सकते हो, ये लॉकिंग सिस्टम को हम लोग हैमर का जो हैंडल है वो हैमर हैंडल में फिक्स कर देते हैं। इसकी वजह से ये अगर लूज भी करेगा तो ये गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो ये देखिए हम लोग के सामने माइल्ड स्टील का वर्क पीस है। ये माइल्ड स्टील का वर्क पीस जिसका जो लेंथ है 55 mm एंड जिसका जो विड्थ है 10 mm, और यहाँ पे एक नॉच काटा गया है। नॉच इसलिए काटा जाता है क्योंकि अगर हम लोग नॉच नहीं काटेंगे तो ये बेसिकली बेंड होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग नॉच काट देते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का जो हैमर का स्ट्राइकिंग में ये जो मेटल है, ये मेटल बेंड टूट जाता है प्रॉपरली, और हम लोग को एक्चुअल वैल्यू आता है कि मेरा इंपैक्ट स्ट्रेंथ इस मेटल के लिए कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम लोग ये वर्कपीस को इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो वर्कपीस का जो ये देखिए, ये मेरा मान के चलिए एग्जांपल ले रहे, ये मेरा मान के चलिए ये स्ट्राइकिंग हैमर का जो फेस है, ये मेरा स्ट्राइकिंग हैमर का फेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्राइकिंग हैमर का फेस किस तरीके का है, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा जूम करिए कैमरा को। स्ट्राइकिंग हैमर का फेस इट्स जस्ट लाइक अ ट्रायंगल टाइप का फेस है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि ये मेरा स्ट्राइकिंग हैमर का फेस है और ये मेरा ट्रायंगल शेप में ही है। तो ये कभी भी ऐसे करके जाके इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसे होना चाहिए।
ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को हमेशा ये जो नॉच वाला पोर्शन है, नॉच वाला पोर्शन को ऑपोजिट में रखना है, ताकि ये जाके डायरेक्ट मेरा यहाँ पे हीट करे और इसको तोड़ दे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हरिदास सर माइल्ड स्टील का जो वर्कपीस है, वो माइल्ड स्टील का वर्कपीस को मशीन के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मशीन के सामने इंस्टॉल करने के लिए जो सरफेस है, जो फेस है, वो फेस को ऑपोजिट साइड में करना होगा। जो फेस है वो फेस को ऑपोजिट साइड में से करना होगा, ऑपोजिट साइड में लगाना होगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो मेरा एलन की है, ये एलन की को पहले मैनुअली लॉक करो और उसके बाद हम लोग के पास जो एलन की सेट है, उस एलन की सेट से इस मेजरमेंट का एलन की को लेकर हम लोग इसको अच्छे से लॉक कर रहे हैं। तो मेरा जो वर्कपीस है माइल्ड स्टील का, वो मोटा मोटी इंस्टॉल हो गया मशीन के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हैमर जो है, वो हैमर को हम लोग रिलीज करेंगे टॉप पॉइंट से, और इसके बाद देखेंगे कि मेरा जो मेन स्क्रीन है, मेन जो मेरा मेजरमेंट स्केल है, उस स्केल में मेरा कितना एनर्जी मेरा लॉस हुआ मेटल के साथ हैमर का स्ट्राइकिंग होने की वजह से। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि अभी फिर से मैंने हैमर को सेम पोजीशन में कर दिया हूं। हैमर मेरा एकदम टॉप पोजीशन में है। इसका मतलब हैमर के अंदर कितना एनर्जी है, 300 जूल एनर्जी है। 300 जूल एनर्जी हैमर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है ड्यू टू फॉर दिस हाइट mgh फॉर्मूला से, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे वर्कपीस भी मेरा इंस्टॉल हो गया है। आप लोग देख सकते हो जो नॉच वाला पोर्शन इस साइड में है और ये वाला इधर वाला पोर्शन एकदम प्लेन है और नॉच वाला पोर्शन इस साइड में। आप लोग नॉच देख सकते हो, ठीक है। आप लोग नॉच थोड़ा ध्यान देना, नॉच देख सकते हो, ओके। अब मैंने हैमर को मैं रिलीज करूंगा टॉप पॉइंट से और मैं देखूंगा कि इस स्केल में मेरा कितना वेरिएशन हुआ वर्कपीस के साथ मेटल को स्ट्राइक करने की वजह से। तो मैंने पहले अपना ये जो लॉक है हैमर का, वो लॉक को मैंने हटाया और आप लोग देख सकते हो कि अभी हरिदास सर लीवर को खींच के वर्कपीस को रिलीज कर, हैमर को रिलीज करेगा। इधर थोड़ा सा देखो, टूट गया। इस टूटने की वजह से आप देख सकते हो, ये वर्कपीस देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये वर्कपीस टूट गया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन टूट गया है। और ये किस लिए टूटा, इसीलिए क्योंकि वर्कपीस के साथ हैमर का एक स्ट्राइक हुआ है। हैमर के साथ वर्कपीस का स्ट्राइक होने की वजह से जो हैमर फ्री एनर्जी में 300 तक जाता था, वही हैमर स्ट्राइक होने की वजह से इस इंडिकेटर 300 जूल से डायरेक्ट 240 जूल्स के अराउंड आ गया है। आई थिंक इट्स नॉट 240, इट्स 234 या 236 इस तरीके का जूल। इसका मतलब इसके अंदर ये बेसिकली जीरो में आना चाहिए, लेकिन अभी कितने में आया, 234 जूल एनर्जी में आया है। तो इसके मतलब ये हैमर के साथ ये मेटल का स्ट्राइक होने की वजह से जो 300 जूल एनर्जी जीरो में जाना चाहिए, वो जीरो में ना जाके 234 में आया। इसका मतलब 234 जूल एनर्जी ये क्या किया, ये एब्जॉर्व कर लिया। 234 जूल एनर्जी ये एब्जॉर्व किया और उसके बाद जाके टूटा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा ये माइल्ड स्टील का रिलेटेड कोई भी अगर मैं माइल्ड स्टील मेटल से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करता हूं, तो वो प्रोडक्ट को मैक्सिमम 234 जूल एनर्जी तक हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, या उससे नीचे सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू से हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अगर 234 या 234 से ऊपर अगर वैल्यू चल जाता है, तो फिर ये मेटल माइल्ड स्टील का प्रोडक्ट टूट सकता है। तो इंपैक्ट, अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट लोड पड़ रहा है, तो वो इंपैक्ट मैक्सिमम 230 या 234 तक होना चाहिए, या उससे नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर अगर चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, मेटल टूट सकता है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग इसके बाद ये माइल्ड स्टील का देखें, अभी हम लोग देखेंगे ब्रश मेटल का। ब्रश मेटल के लिए कितना, ब्रश मेटल का कितना इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, ओके। तो मैं अभी फिर से लीवर से ये हैमर का जो मूवमेंट है उसको मैंने ब्लॉक किया और फिर से मैंने हैमर को ऊपर अपना टॉप पोजीशन पे रीच करवा रहा हूं।
यहाँ इससे मैं अपना लीवर को पुश कर रहा हूँ और मेरा हैमर देखिए लॉक हो गया, और लॉक होने के बाद मैं अपना सेफ्टी के लिए हैमर को ब्लॉक कर दे रहा हूँ। और अभी हरिदास सर इस जो वर्कपीस टूटा हुआ वर्कपीस है, वो टूटा हुआ वर्कपीस को अनइंस्टॉल करेगा मशीन से। अभी हम लोग ब्रास मेटल फिट कर रहे हैं। इसके साथ में सेट करके नोच को हम लोग देख रहे हैं कि नोच सही जगह पे है या नहीं है। चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद इलेंके की मदद से हम लोग टाइट कर दे रहे हैं। तो अभी मेरा ब्रश मेटल जो है वो ब्रश मेटल मशीन के अंदर इंस्टॉल हो गया है, फिट हो गया है। सेम तरीके से जैसे हम लोग माइल्ड स्टील को फिट किए थे, ठीक सेम तरीके से हम लोग अपना ब्रश मेटल को भी फिट कर दिए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्रश मेटल टूटने के टाइम पे मेरा वैल्यू कितना आता है। तो अभी हरिदास सर हम लोग का ये हैमर को अपना टॉप पोजीशन से रिलीज कर रहा है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्रश मेटल के ऊपर कितना एनर्जी मेरा इंपैक्ट होता है। देखिए ब्रश मेटल माइल्ड स्टील से थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल है, तो इसीलिए चारपी टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं ये मैक्सिमम 130 जूल तक गया है। इसका मतलब है कि 130 जूल है जो है 130 जूल ऊपर अगर हम लोग कोई ब्रश मेटल से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई इंडस्ट्री में, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम 130 जूल तक हम लोग इंपैक्ट लोड दे सकते हैं। उससे अगर ज्यादा देंगे तो ब्रश मेटल टूट सकता है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं ये टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट। आगे चलते हुए हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर भी टेस्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल ब्रश के लिए आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम 130 जूल इस वैल्यू चारपी जो मीटर है, चारपी मीटर में 130 जूल वैल्यू आया है। और हम लोग लीवर को यूज करके हम लोग हैमर का स्पीड को रिलीज कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग फिट कर रहे हैं एल्युमिनियम मेटल। लंकी सेट से हम लोग टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एल्यूमिनियम का मेटल को ऑलरेडी फिट कर दिए हैं और हैमर को हम लोग अपना टॉप पोजीशन से रिलीज करने जा रहे हैं। रिलीज सर। देखिए एल्यूमिनियम को भी तोड़ दिया है और एल्यूमिनियम के लिए ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू कुछ 170 के करीब आया है। 170 जूल के करीब ये एल्यूमिनियम का वैल्यू आया है। तो इस तरीके से हम लोग इंपैक्ट टेस्टिंग करने के टाइम पे हम लोग अपना वो हैमर को अपना टॉप पोजीशन में लेके जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं और गेन करवाते हैं हैमर को। और वही पोटेंशियल एनर्जी के बेस थ्रू से हम लोग जो वर्कपीस है वो वर्कपीस को हम लोग अपना वर्कपीस के अंदर इंपैक्ट कितना ले सकता है वो वर्कपीस, वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये जो टेस्ट है ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल
मटेरियल सब्जेक्ट के लेबोरेटरी के लिए है। ये जो टेस्ट है इसका जो एम है वो है द डिटरमाइन द इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। तो हम लोग मेटल में 3 तरीके का मेटल यहाँ पे यूज किए हैं, माइल्ड स्टील, ब्रश एंड एल्यूमिनियम। ओके, अभी हम लोग बोर्ड पे जाएंगे और बोर्ड पे देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का ये जो पहला वाला जो है ये मेरा माइल्ड स्टील का है, ये जो है ये मेरा ब्रश का है, और ये जो है ये मेरा एल्यूमिनियम का है। ये हम लोग माइल्ड स्टील का वर्कपीस यूज किए थे, तो माइल्ड स्टील का वर्कपीस टूटने के बाद कुछ इस तरीके का शेप में आया है। ये हम लोग ब्रश का वर्कपीस यूज किए थे, ब्रश का वर्कपीस टूटने के बाद कुछ इस शेप में आया है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस शेप में आया है ब्रश का जो वर्कपीस है। और ये जो है ये मेरा एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ये टूटा नहीं है, राइट। तो ये 3 हम लोग वर्कपीस यूज किए हैं, माइल्ड स्टील, ब्रश एंड एल्यूमिनियम। तो अभी जो एल्यूमिनियम के लिए जो आया था वो था 170 जूल। तो हम लोग देखे चेक किए, जो मेरा एल्यूमिनियम का जो मेटल है ये मेटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये एल्यूमिनियम मेटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि ये एल्यूमिनियम ब्रश से भी सॉफ्ट मेटल है, और ये एल्यूमिनियम का जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ का वैल्यू ये लेस देन 130 होना चाहिए था, लेस देन 130 जूल होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग देखें कि ब्रश के लिए 234 जूल है, इट्स वेल एंड गुड वैल्यू। जिस तरीके का वैल्यू आना चाहिए था वही वैल्यू आया है। ब्रश के लिए 130 जूल, ये भी बहुत अच्छा वैल्यू आया है। लेकिन जब हम लोग एल्यूमिनियम में टेस्ट करने गए तो बेसिकली ये स्क्रैप एल्यूमिनियम था। स्क्रैप एल्यूमिनियम की वजह से ये जो एक्चुअल मेरा प्रॉपर एल्यूमिनियम मेटल ये नहीं था, थोड़ा स्क्रैप एल्यूमिनियम था, जिसके वजह से ये बेसिकली बेंट हो गया है, टूटा नहीं है। और इसीलिए इसमें जो वैल्यू आया है ये वैल्यू थोड़ा सा ठीक वैल्यू नहीं आया है। तो ये वैल्यू हम लोग को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग का मेन एम था कि व्हाट इज टू डिटरमाइन द इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, तो उसमें हम लोग माइल्ड स्टील का इंपैक्ट स्ट्रेंथ हम लोग देख लिए हैं, ब्रश का इंपैक्ट स्ट्रेंथ देख लिए, एंड एल्यूमिनियम का इवन लेस देन 130 जूल है जो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन स्क्रैप एल्यूमिनियम की वजह से वो वैल्यू थोड़ा ठीक नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम लोग इंपैक्ट स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंपैक्ट स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। और बेसिकली जो यहाँ इस मशीन का जो मेन कॉन्सेप्ट था, इस मशीन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे मेरा डायल स्केल था, यहाँ पे मेरा वैल्यू लिखा हुआ था 1 2 3 4 करके 300 वैल्यू लिखा हुआ था। और यहाँ पे जो मेरा हैमर अटका हुआ था, जो हैमर जो मेरा स्ट्राइकिंग हैमर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकिंग हैमर, ये स्ट्राइकिंग हैमर के अंदर जो एनर्जी ये कहां से आता है। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन, कोई भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जो हम लोग इंपैक्ट टेस्ट करते, जो मेटल का प्रॉपर्टीज टेस्ट करते, उसमें ये जो हम लोग मशीन यूज करते हैं आइजोट या चारपी इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन, तो उसमें ये स्ट्राइकिंग हैमर के अंदर एनर्जी कहां से आता है। तो ये स्ट्राइकिंग हैमर का एनर्जी कहां से आता है, ये जो बेसमेंट से जितना हाइट में ये स्ट्राइकिंग हैमर रहता है वो एच हाइट में रहता है। और जब भी हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, हम लोग जानते हैं कि जब भी मेरा कोई हैमर एक सर्टेन हाइट से सर्टेन हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट में रहता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। मास फॉर द हैमर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड हाइट जिस हाइट में हम लोग हैमर में रखते हैं। तो इतना हाइट में हैमर को उठाने की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। और वही जब हम लोग हैमर को टॉप पोजीशन से रिलीज करते हैं, वो हैमर वो एनर्जी को रिलीज करते करते आता है। इसीलिए हम लोग का वो 300 वैल्यू से 200 से 290 280 270 260 इस तरीके से वो रिलीज करते करते आता है। और जब भी यहाँ पे जाके वो हैमर जब जाके स्ट्राइक करता है, वो स्ट्राइक करने की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इसके अंदर था वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जब भी हैमर स्ट्राइक करता है इसके अंदर एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम पे ये एनर्जी, हैमर का एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट जो मेरा वर्कपीस है, भले माइल्ड स्टील बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, ब्रश बोलो, जो भी ऑब्जेक्ट है वर्कपीस है, वो मेरा एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसी एब्जॉर्ब होता है, इंपैक्ट के दौरान एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए यहाँ पे उसको इंपैक्ट स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो हम लोग अभी आई थिंक क्लियर हो गया है तुम लोगों को कि किस तरीके से इंपैक्ट स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है, व्हाई दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज, और व्हाई दिस टाइप ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड टू डू द इंपैक्ट स्ट्रेंथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। So if you have any type of problem, any types of query, please feel free to contact with me in my number, right? I think you know my number. So ये चीज को अच्छे से पढ़ लेना और स्टडी कर लेना, और इसको
रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो तुम लोग मुझे जरूर पूछो। एंड तब तक घर पे रहो, सही तरीके से रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।